गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है ग्रुप प्रेजेंट आलाप कार्यक्रम में। आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे शहर के एक टीचर मिस्टर अनुज कुमार और एज ए पेरेंट डॉक्टर रीमा देव। उनसे जान लेंगे इम्परफेक्ट पेरेंटिंग के बारे में और हमारे बच्चे के जीवन में पेरेंटिंग का कितना असर है, कितना महत्व है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और काफी कुछ रीमा जी से हम लोग जान लेंगे। तो आइए परिचय कर लेते हैं हमारे साथ उपस्थित हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर रीमा देव एवं अनुज सर। नमस्कार रीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आलाप कार्यक्रम में। हम चाहते हैं सबसे पहले हमारे ऑडियंस को अपने बारे में दो शब्द बताएं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी अरूप जी, मेरे को इस चैनल पे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बोलने का अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और अनुज सर को भी। आई एम एन एक्स साइंटिस्ट टर्न्ड इमेज कंसल्टेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। आई हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट एंड अपीयर बेटर एंड मेक वंडरफुल फर्स्ट इम्प्रेशंस। That is about me in brief. वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैसे कि आपका परिचय हमारे ऑडियंस को पहले से ही है और नया परिचय आपको क्या दूं, फिर भी हमारे शो में जो भी गेस्ट आते हैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सो ऐसे आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में दो शब्द बताया और आज जो हम लोग कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए उनके बारे में छोटा सा आप एक ब्रीफ दे दें। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम अनुज कुमार है और मैं तहे दिल से ग्लोब टीवी चैनल का, अरूप सर का और रीमा मैम का थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिनके वजह से ये कार्यक्रम पॉसिबल हो पाया है और दर्शक काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में, कुछ प्रोग्राम में हम लोगों ने स्टूडेंट्स को लेके किया था, जहाँ पे कुछ बच्चों ने पेरेंटिंग के ऊपर पेरेंटिंग का प्रॉब्लम्स उन्होंने बच्चों ने बताया था। तो आज का विषय हमारा यही रहेगा कि कैसे आज के ज़माने में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए बच्चों को गाइड करने के ऊपर, और किस तरह से हम बच्चों को, टीचर्स तो गाइड कर ही रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग में, बट पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, जहाँ तक कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग वो बना के रखते हैं। और कहीं ना कहीं एक बच्चा सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स से अटैच रहता है। तो मॉडर्न टाइम्स है, चैलेंजेस अलग अलग हैं, तो आइए हम लोग आज इसके ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे ग्लोब टीवी में आप लोग आए और जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे आज के नए जनरेशन एवं हमारे नए पेरेंट्स के लिए। सबसे पहले मैडम आप बताएं कि आज के जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे नए पीढ़ी को किस तरह से परफेक्ट गाइडलाइन दे सके ताकि उनके जीवन में एक अच्छा असर हो और वो अपने जीवन में अच्छा कर सकें। ज़रूर सर, वो पहले बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हर बच्चा अलग है और हर पेरेंट अलग है। तो मैं जैसे अपने बच्चे को बड़ा करूँगी, शायद दूसरा पेरेंट अपने बच्चे को वैसे बड़ा ना करना चाहे। तो इसीलिए ये हम बोलते हैं ना कि एक परफेक्ट पेरेंटिंग फ्रेमवर्क। तो ये परफेक्ट पेरेंटिंग कोई फ्रेमवर्क नहीं होता है, कुछ परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम देश के अलग अलग हिस्से से है। एज अ पेरेंट हम भी अलग तरीके से बड़े हुए हैं, हम सब अलग अलग तरीके से बड़े हुए हैं। हमारी जो बिलीव्स है, हमारा जो कल्चर है, वो सबके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, सबके लिए अलग अलग मायने रखता है। इसीलिए कभी ये परफेक्ट फ्रेमवर्क ऑफ पेरेंट, वन साइज फिट्स ऑल, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। और मैं हालांकि एक पेरेंट हूँ, मेरा एक 4 साल का बेटा है और मैं अभी बहुत ही पेरेंटिंग की बहुत ही शुरुआत में हूँ, मैं अगर कहूँ तो, विथ रेस्पेक्ट टू अदर पेरेंट्स। बट मेरे 4 साल का जो अनुभव रहा है उससे मैं कहना चाहूँगी कि 4 साल में मैंने मेरे बेटे को जितना सिखाया है उससे ज़्यादा मैंने उससे सीखा है। क्योंकि हम जब पेरेंट बन जाते हैं हम सोचते हैं हमको बस सिखाना है, बट बात सिखाने की नहीं है, बात सीखने की भी है। मेरे बेटे ने मेरे को ये सिखाया है कि मैं और कितना ज़्यादा बेहतर इंसान बन सकती हूँ, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स समझ सकती है, उनको अकॉर्डिंगली बता सकती है कि कैसे डील करना है। और बच्चे आज समवन जो अपना रास्ता खुद जानते हैं,
लेकिन हम सोचते हैं कि हमको उनको सिखाना है, लेकिन वो नहीं है। पेरेंटिंग जब किसी माँ के लिए या पिता के लिए शुरू होता है तो इट्स अ जर्नी दे स्टार्ट, और वो खुद अपने बचपन में भी वापस चले जाते हैं। अगर आप सब सोच के देखेंगे, जब आपका पहला बच्चा हुआ था और आप जब उसको बड़ा कर रहे थे, आपको हमेशा याद आता होगा कि मेरी मम्मी तो ऐसा कहती थी, मेरे पिताजी तो ऐसा कहते थे, मेरी मम्मी तो ऐसा करती थी, मेरे पिताजी तो ऐसा करते थे। तो बात है कि हम एक एरा में पहुंच जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था, और हम भी कोशिश करते हैं कि वही हम अपने बच्चों के साथ करें, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एरा चेंज हो चुका है। वो जो 50 साल पहले अप्लाई होता था, अभी अप्लाई होगा, लेकिन एक इम्प्रूव्ड वर्जन में। जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सभी यूज करते हैं, राइट? वो वर्जन अपडेट होता रहता है, वैसे ही पेरेंटिंग का वर्जन भी अपडेट होते रहना चाहिए। अब नए जनरेशन के बच्चे, उनके चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स बहुत अलग है फ्रॉम मैं जब बड़ी हुई थी, मेरे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस बहुत अलग थे। इसीलिए पेरेंट्स को ज़रूरत है कि उनके प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस समझे उनके नज़रिए से, अपने नज़रिए से नहीं। अपने नज़रिए से हम देखेंगे तो उनका प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं लगेगा, हमको समझ नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर समय उनके नज़रिए से कोशिश करें कि उसको देखें, तो फिर हमें शायद इतनी स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत ना पड़े और उतना डिसिप्लिन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये बात को मैं इसी बात से एक लाइन से कंप्लीट करना चाहूँगा कि अपने बच्चे को करेक्ट करने से पहले उससे कनेक्ट कीजिए। आप जैसे ही उससे कनेक्ट करेंगे, आपको उसको करेक्ट करने में उतनी परेशानी नहीं होगी। सो बहुत बढ़िया बताया आपने कि लाइक बच्चे से कनेक्ट करना। मैक्सिमम हम लोग देखे हैं कि जो भी हमारे समाज में आज हमारे आस पड़ोस में हो रहे हैं, स्कूल में हो, जैसे स्कूल में बच्चे जाए या कुछ भी हो, बात आता है कि इनका शिक्षा और इनका परवरिश जो होता है ये ठीक नहीं है, और इसीलिए ऐसा हुआ है, मम्मी का वजह से ऐसा हुआ है, पापा ऐसा है तो ऐसा हुआ है। क्या जेनेटिक इफेक्ट कुछ होता है, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? सर, जेनेटिक इफेक्ट जो होता है इज लाइक फिजिकल अपीयरेंस। वी कैरी आवर जीन्स फॉरवर्ड, एंड जेनेटिक इफेक्ट जो होता है इन दैट वन we carry maybe a strain of our diseases, the kind of diseases that we can get, and genetic effect जो होता है it's overall, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, समझा है, it's only 25%। ब्रेन के नज़रिए से देखेंगे तो जेनेटिक इम्पैक्ट जो रहता है इट्स ओनली 25%। तो बाकी 75% का आप कैसे यूटिलाइज करेंगे वो टोटली आपके ऊपर है, आपके बच्चे के ऊपर है, आपने उसको कैसे स्टिमुलेट किया है उसके ऊपर है। हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जैसे ही पैदा होता है हम उसको एक ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, जो ढांचा ऑलरेडी डिफाइंड है बाय द सोसाइटी, बाय द स्कूल, बाय अदर पेरेंट्स। हम सोचते हैं यही ढांचा शायद एक रास्ता है आगे जाने का और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, हालांकि वो सच नहीं है। और बात यह है हमको कोई और रास्ता शायद पता नहीं है, इसीलिए हम सोचते हैं कि यही रास्ते में बच्चे को चलना चाहिए। लेकिन बात ये नहीं है, हमको नए युग के पेरेंट्स के हिसाब से सोच बदलनी पड़ेगी। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो जो वो नए रास्ते हैं वो अपने आप खुल जाएंगे और सबको पता चलेगा कि देयर आर मेनी मोर वेज दैन द ट्रेडिशनल वे ऑफ पेरेंटिंग। अच्छा, जैसे मैम हम आपको बताना चाहते हैं कि लाइक आज जो बिजी शेड्यूल है पेरेंट्स का, पापा मम्मी दोनों वर्किंग हैं और बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, हाँ। तो एक गैप क्रिएट हो जाता है। हाँ। जो आप बोले कनेक्ट के बाद वो कनेक्ट नहीं कर पाते, इन दैट केस क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैं पहले तो आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने ये पॉइंट रेज किया और बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मैं खुद भी वर्किंग हूँ और मेरे पति भी वर्किंग हैं। और फॉर्चुनेटली हमारे केस में क्या होता है कि मेरे बेटे के दादा दादी या फिर उसकी ठाम्मी, वो लोग ऑल्टरनेटिवली आके रहते हैं
और उससे उसका कनेक्शन उनसे बहुत अच्छे से बन जाता है और हमसे भी बना रहता है, क्योंकि मैं घर जाने के बाद आई एम almost dedicated to my son. I don't take calls, I don't do any office work, and what happens in the whole process is मेरा son, मेरा बेटा actually, he is very attuned. उसको समझ आता है कि कब कहाँ कौन है कौन नहीं है, उसने खुद को अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर लिया है। उसकी ज़रूरतें कब किससे पूरी हो जाएंगी उसको बहुत अच्छे से पता है। तो एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है उसको बस अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाना या बस अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाना, ये बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए शायद सही ना हो, क्योंकि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसका जोन बड़ा हो रहा है, उसके फ्रेंड्स बड़े हो रहे हैं, तो उतना जितना जल्दी हो सके इन द सेंस कि ऑफ कोर्स 1 साल 2 साल के बाद जब बच्चा थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है तो उसका जोन बढ़ाना चाहिए। वो जोन बढ़ाने के लिए उसको दूसरे लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। जब वो सबसे इंटरेक्ट कर सकता है तो वो उसको खुद समझ आता है कि उसको कनेक्शन कैसे बनाना है। और रही बात पेरेंट्स की, जो दोनों वर्किंग हैं, मम्मी और पापा जब दोनों वर्किंग है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इन केस अगर उनके पास हेल्प अवेलेबल नहीं है इन द फॉर्म ऑफ देयर इमीडिएट ग्रैंड पेरेंट्स, दे इंश्योर ऐसा बहुत लोग करते हैं। और फिलहाल मेरे को नहीं पता ये सही है या गलत है, कोई और उपाय है करने का, लेकिन हम सभी एक थर्ड पर्सन को रखते हैं उस बच्चे को देखने के लिए। बट एज लॉन्ग एज द पर्सन इज सेफ, आपको लगता है इस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप घर जाते हैं, ये तब बच्चे का टाइम होता है। तभी भी अगर आप काम कर रहे हैं और आप ऑफिस के काम से नहीं निकल पा रहे हैं, जो कि रियलिटी है, हालांकि रियलिटी है, आप ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर समय कि घर जाने के बाद आप अपने बच्चे के साथ बिता रहे हैं, और वो जो टाइम अपने बच्चे के साथ बिता रहे हैं वो टोटली अपने बच्चे के साथ ही डेडिकेटेड हो। आपके दिमाग में काम ना चले, आपके दिमाग के बैकग्राउंड में कुछ और ना चले, तो फिर आप देखेंगे कि वो मोमेंट कितना जिंदा बन गया है और बच्चे के साथ कनेक्शन भी बन जाता है। मैम जैसे कि आप बता रहे, काफ़ी लोगों के पास जैसे आपके पास आपका रिलेटिव्स है जो बच्चे को अटेंड कर सकते हैं, काफ़ी लोगों के पास ये है नहीं, जो कहीं से बाहर आके लाइक अपना होम टाउन से निकल के काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो प्रॉब्लमेटिक है, उनको तो एक अटेंडर रखना ही होगा। बिल्कुल। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ काम करना चाहे तो उनको अटेंडर रखना ही होगा, लेकिन ये एक कॉन्शियस डिसीजन है जो दोनों हस्बैंड वाइफ लेना चाहते हैं कि वो अटेंडर रख के अपने बच्चे को बड़ा करना चाहते हैं या फिर कोई एक जॉब छोड़ के अपने बच्चे को बड़ा करना चाहते हैं। और यहाँ पे कोई सही गलत कोई कुछ नहीं है, जजमेंट नहीं है कि आप अपने बच्चे को अटेंडर के पास छोड़ के गए। एज लॉन्ग एज आप समझ रहे हैं कि आपका बच्चा सेफ है, आपने उसे सही एनवायरनमेंट दिया है, आप अपने बच्चे को अटेंडर के पास छोड़ के जा सकते हैं। बट मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप 24 घंटे अटेंडर के पास नहीं छोड़ के जा सकते। अगर आपका वर्क परमिट करता है वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम कीजिए। एटलीस्ट आप बच्चे को नहीं अटेंड कर रहे बट आप घर में हैं, ये शायद बच्चे को पता है और ये अटेंडर को भी पता है, तो दे विल इंश्योर कि वो कुछ बुरा ना करे। जैसे मैम आपने बताया कि किसी एक वर्क फ्रॉम होम करे या तो कोई एक बच्चे के लिए अपना जॉब ऑफ करे, वो कौन करेगा? वो भी सर आप मेरे को कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो कौन करेगा? अब मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि इस चीज को लेके काफी समस्याएं हो गई है और हो रही है। सर आप क्या बोलेंगे इस बारे में? सर एक्चुअली क्या है कि सिचुएशन हर पर्सन के लिए अलग अलग है लाइफ में। तो ऐसे जैसे मैम ने पहले ही बताया कि कोई सर्टेन रूल्स नहीं है या गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग, इतने सारे के पेरेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स एजुकेटेड ही नहीं होते, उनको पता नहीं होता कि क्या करना है। वो बच्चे को मार पीट के जैसे ट्रेडिशनल वे में बड़ा करना चाहते हैं बड़ा करते हैं। बट जो लोग ये प्रोग्राम देखते हैं या जो लोग मतलब थोड़ा अवेयर हैं, उनमें थोड़ा बहुत सर्टेन चेंजेस हर किसी को अपने से करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जो पढ़ने आते हैं,
वो बोलते हैं सर मैं ये बनना चाहता हूँ बट पापा चाहते हैं ये करना है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ होता है कि एक पेरेंटल प्रेशर आ जाता है बहुत सारे बच्चों का, तो बहुत सारे बच्चे उस ड्रीम को मतलब उनका खुद से नहीं होता है वो ड्रीम, बट वो चाहते हैं कि नहीं पेरेंट्स का नाम रोशन करने के लिए चलो हम ये वो ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा पेरेंटल प्रेशर के अंडर उतना परफॉर्म नहीं कर पाते। प्रेशर के अंदर कभी परफॉर्मेंस नहीं होता है मेरे हिसाब से। जब अगर इंसान का खुद के अंदर से कुछ चीज़ अगर बाहर निकल के आता है तो इंसान बेस्ट परफॉर्म करता है अपना, मेरे हिसाब से ये मानना है। बट जैसे कि आपने बताया कि उन सारे केसेस में हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई गाइड करने के लिए नहीं है घर पे, तो मैं बोलना चाहूँगा, जैसे दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसा अगर सिचुएशन है, सिनारियो है, तो रीच आउट टू पीपल। ऐसे लोग हैं जो आज मेंटर करते हैं, टीचर्स अच्छे अच्छे हैं जो आज बच्चों का प्रॉपर मेंटरिंग करते हैं। दे आर मोर लाइक अ फ्रेंड, पेरेंट्स फ्रेंड, और एक प्रॉपर एक कोच की तरह वो बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं आज दुनिया के अंदर, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, बहुत सारा चीज़ आप सीख सकते हैं उनसे भी, मेरा ये मानना है। सर सबसे बड़ी बात है, जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी जी, कि आप कैसे बैलेंस करेंगे जी, अगर दोनों काम कर जी, रहे हैं तो ऐसा है कि अगर हम मानना चाहे या ना चाहे हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जी। जो कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जी। है। तो जनरली जब बच्चा पैदा होता है तो ये वुमेन की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि हम इससे अटैच्ड रहे। वो बायोलॉजिकल रीजंस से भी होता है और इमोशनल रीजंस से भी होता है। तो आई वुड से एज अ पेरेंट कि इट वाज इनिशियल, जब मैं पेरेंट बनी थी, इट वाजंट इजी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2-3 महीना लगता है बच्चे से कनेक्ट करने के लिए भी, तो इट वाज अ वेरी वंडरफुल टाइम। तो वो एक फेज़ है, इसको ऐसे मत सोचिए कि अभी बच्चा आने वाला है मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। आप वो थोड़ा फुल स्टॉप लगा दीजिए। इफ़ यू आर अ वुमेन, आप वो थोड़े सोच को फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये सोचिए कि आप और एक जीवन को ला रहे हैं, उसको कैसे सबसे अच्छा एनवायरनमेंट दें। 6-7 महीने के लिए आप ये सोच लीजिए, आपका काम शायद थोड़ा पीछे चला जाए, आप शायद अपने काम में 100% ना दे पाए, और वो ठीक है। लेकिन आप जिस लाइफ को लाए हो, आप कोशिश कीजिए उसको अच्छे से आप उभारें, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो मैं बोलना चाहूँगी कि अपने प्रायोरिटीज़ को समझिए। एज अ वुमेन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने प्रायोरिटीज़ को समझना। ये एक और बात है। और एक बात ये है कि इफ़ यू आर अ फादर हु इज़ गोइंग टू बी अ फादर, एंड बिकॉज इट्स अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो एज अ फादर आप सोच सकते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। और अभी नए युग में मेरे को लगता है बहुत सारे फादर बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। दे आर चेंजिंग, दे आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन द पेरेंटिंग प्रोसेस। द इनिशियल ईयर्स, इनिशियल मंथ्स आई वुड से, जो हम रात रात जाग के कटाते हैं, वी ऑल नो एज पेरेंट्स क्या होता है। तो इवन द मैन इज पार्टिसिपेटिंग। सो द थिंग इज, अगर आपको बच्चे को वो 6-7 महीना या फर्स्ट 1 साल अच्छा पेरेंटिंग देना है, तो किसी एक को करियर में थोड़ा कम शायद होना पड़े, और ये बहुत नॉर्मल बात है। जैसे बहुत सारे चीज़ में ऐसा होता है कि लाइक जो वास्तव में हो रहा है, जब भी कोई बेबी आने वाला होता है, सब प्लानिंग होता है बेबी आने वाला के, बेबी के लिए बहुत सारा प्लानिंग होता है बेबी आना है। लेकिन देखा जाता है कि जब बेबी आ जाए तो ज़्यादातर मेल्स में ही बता रहा हूँ कि रात को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कंपनी में इतना प्रेशर है, रात को भी किचकिच हो रहा है, कब सोएंगे, कब यार मैं करूँगा मेरे से, तो चेंजेस आ जाता है। तब एक लड़की के लिए जो माँ बनी है और उसके लिए चेंजेस अपने हस्बैंड का, ये एक बहुत बड़ा सदमा जैसा होता है। तो इस चीज़ के लिए आप क्या बोलेंगे? ऐसा तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, जैसे कि मैंने बोला कि अपने बच्चे को एक बहुत प्रीशियस सोर्स मानिए जो इस धरती पे आया है आपको सुधारने के लिए। तो ये जो एज अ मेल यू से कि मेरे कंपनी में इतना प्रेशर है, मैं ये नहीं टैकल कर सकता, दिस इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स of every person, every male, and it's the most easy response you can give, right? वो बोल के आप खुद को एक्सक्यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने अंदर झांक के देखिए, एकदम बहुत सच्चाई से झांक के देखिए
और अगर आप खुद को ये क्वेश्चन करेंगे क्या आप ये सही कर रहे हैं बोल के, तो आंसर शायद ना आएगा। मैं आपसे पूछना जी, चाहूंगी, एकदम। आंसर क्या आएगा? ना बिल्कुल, आएगा। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि हालांकि आप जानते हैं कि मेरी जो बीवी है वो अच्छे से टेक केयर कर लेगी, मैं अगर ना बोल दूंगा तब भी टेक केयर कर लेगी, इसीलिए आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, और मैं वो बच्चे पे फोकस करके बोलती हूँ हमेशा कि एक बच्चा एक प्रीशियस भगवान का दान है जो भेजा गया है आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप क्या चॉइस रखेंगे। ऐसे बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स हैं जो ये एक्सक्यूज नहीं देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी भी है, ये इसको बड़ा करना मेरी जिम्मेदारी भी है। शायद हर रोज ना कर पाए बट कुछ दिन करते हैं। जी। तो सबसे पहले जैसे मैं मैडम ने बताया और हमारे सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा जो भी हमारे इस शो को देख रहे हैं कि जिम्मेदारी दोनों का होता है। और समस्या कहाँ उत्पत्ति होता है? जब एक अपनी जिम्मेदारी से हटते हैं। लाइक कोई भी जो भी गर्ल्स है, जो भी लेडीज है, जो सोचते हैं कि क्यों मैं अपना जॉब छोड़ूं, क्यों वो नहीं छोड़े। सो इसमें अगर कोई भी चीज में आप लोग खिंचातानी कीजिएगा वो तो खराबी होगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है। लाइक जिसका जरूरत ज्यादा है जो कुछ करने के लिए, कुछ लाइक हम लोग काम करें, हस्बैंड और दोनों वर्किंग है, उनमें से आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा डिसीजन लेना सही होगा, किनका जॉब करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये पापा बच्चा संभाल नहीं सकता, दोनों ही इक्वली संभाल सकता है बच्चा को। हाँ, बच्चा का जरूरत है मम्मी का सबसे ज्यादा, क्योंकि बहुत सारा रीजन से मम्मी को ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं अपने आंख से कहीं पेरेंट्स ऐसे भी देखा हूं कि अपने वाइफ को जॉब में भेज के बच्चा खुद संभालते हैं। सो अगर समाज में हर चीज को बैलेंस वे में लेके चले तो उन्नति तो होना ही होना है। बिल्कुल। तो ये अंडरस्टैंडिंग का बात है। और एक बात भी मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि हम बिकॉज ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और हालांकि कुछ सालों में भी लास्ट 30-40 इयर्स में शायद महिलाएं घर से निकल के काम करने जा रही हैं, एंड ये हम सबको एक इंडिपेंडेंस देती है, हम सबको एक इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस देती है जो कि बहुत ज़रूरी है। बट वही एक चीज़ नहीं है जो लाइफ में ज़रूरी है। हम बहुत बार ये करते हैं कि हम उस इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस को पूरा लाइफ बना देते हैं। तो कहीं पे ये सोचना चाहिए कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में, और प्रायोरिटीज लाइफ में हमेशा बदलती रहेंगी समय के साथ। अगर मैं अपने प्रायोरिटीज को समझ लूं कि मेरी प्रायोरिटी ये है, इसको मैं प्रायोरिटी रख के अपना काम भी करूं और पेरेंटिंग भी करूं। अपना काम मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं एनकरेज करूंगी कि आप अपना काम छोड़ दीजिए, बट अपनी प्रायोरिटी समझिए और अपनी प्रायोरिटी के अगल बगल अपनी प्रायोरिटी को गोल बना के उसके अगल बगल आप अपना काम भी कैसे कर सकते हैं, अपने बच्चे को भी कैसे देख सकते हैं, ये सोचना चाहिए मेरे को लगता है। जी, बहुत अच्छे बताया आपने। और ऐसे ही इस चीज को अगर सभी बहन से सोचे तो समस्या कभी उत्पन्न नहीं होगी। जैसे मैक्सिमम आप डाइवोर्स का केस अगर देखेंगे, लाइक जो भी आज का रेट काफी बढ़ चुका है पहले से। मेरा कुछ रिलेटिव कोर्ट में काम करते, प्रैक्टिस करते, उनसे पता चला कि जो मैक्सिमम जो डाइवोर्स केस है वो इनिशियल स्टेज में ही हो रहा है। लाइक शादी का 2-3 साल में बिल्कुल ये हो रहा है, क्योंकि दोनों में जब उनका रिलेशन बनता है तो आप एक सोसाइटी से हो और आपका हस्बैंड एक सोसाइटी से है, तो ये दोनों का कल्चर जो अलग होता है और कुछ डिसीजन मेकिंग में ये सब लेके ये डिस्प्यूट क्रिएट होता है। बिल्कुल। हाँ, काफी सुना गया है कि जो लेडीज है जो शादी के बाद तुरंत बाद ही अपना नहीं चाहते कि कोई इशू है, कुछ लाइफ तक अपना, और कोई चाहते हैं कि जो अपने लाइक जो हस्बैंड है उसका फैमिली से बोला जाता है कि एक बेबी होने से अच्छा है। तो ये चीज को लेके लाइक आज का जितना कमर्शियल हो गया है मार्केट में, जो भी आज समस्या होती है कि दोनों को काम करना जरूरी है एक अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। आप क्या बताते हैं?
ये जो है ना कि परिभाषा की लाइफ, मैंने बोला ना हम सब एक ढांचे में ढालना चाहते हैं कि अभी पढ़ाई हो गई, अभी अच्छी नौकरी मिल गई, अभी शादी कर लो, अभी बच्चा हो जाएगा। आप सोच के देखिए, आपका जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद कोई कुछ नहीं पूछता है ना, क्या चल रहा है क्या। इट्स लाइक उसके बाद और किसी के पास कोई सवाल ही नहीं है। बट लाइफ तो उसके बाद बहुत ज्यादा फिर भी पड़ी हुई है, राइट। तो हम हमेशा उस ढांचे में ढलना चाहते हैं क्योंकि हमारी पूरी सोसाइटी सबको उस ढांचे में एक्सेप्ट कर लेती है। इसीलिए जब किसी की शादी होती है तो दूसरा प्रश्न होता है तुम्हारे बच्चे कब हो रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ये एक जनरेशन गैप भी है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पूर्वज, हमारे इमीडिएट पूर्वज जो है वो एक ढांचे में बड़े हुए हैं और उनका अभी तक वो माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अभी नए जमाने में जो बड़े हो रहे हैं उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ है कि वो शादी के इमीडिएट बाद ही बच्चा नहीं सोच रहे हैं, या फिर कभी कभी बच्चा जीवन में सोच ही नहीं रहे हैं। तो ये एब्सोल्युटली उनका अपना डिसीजन है, इसमें कुछ सही गलत कुछ नहीं है। वो ढांचा पकड़ के नहीं जा रहे हैं, इसीलिए ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि मैंने इतना जो भी पढ़ाई की है, जो भी एक्सपोजर मेरे को मिला है, मेरे से ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि कोई ढांचा सही गलत नहीं है। अगर अपने जीवन में आप जो कर रहे हैं आप उससे खुश है और आपको लगता है कि उससे आपकी उन्नति हो रही है तो वो आपके लिए सही है। और आसपास आपके जो है, आपकी इमीडिएट फैमिली जो है, वो हमेशा शायद आपको सही इनपुट ना दे। तो इसकी वजह से ये जरूरी हो जाता है जानना कि आप कौन हो, आप क्या हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि फैमिली वाले एट द एंड ऑफ द डे सब आपका अच्छा चाहते हैं। अब वो उनका अच्छा चाहना शायद आपके अच्छा चाहने से थोड़ा अलग हो, दोनों मैच नहीं कर रहे, दोनों रास्ते अच्छा चाहने पे ही जाते हैं लेकिन रास्ते शायद अलग अलग है। जैसे कि आज का रास्ता अलग है बट एंड गोल है कि अच्छा चाहते हैं। जी जी जी, जैसे कि आज का देखा जा रहा है कि जो भी हमारे नए पीढ़ी है वो शादी के बाद लाइक इसी में डिस्प्यूट क्रिएट होता है पेरेंट्स के साथ। वो अपने लाइफ को अपने स्टाइल से जीना चाहते हैं और क्या होता है कि आस पास में जैसा हम लोग देखे हैं कि शादी के 1 साल बाद ही पड़ोसी बोल रहे हैं क्या हो घर में बबुआ कुछ आया कि नहीं, कब आएंगे। तो वो पेरेंट्स क्या होता है कि डर जाते हैं कुछ लोग, बहू कब मुन्ना आएगा, बेटा तुमसे कुछ नहीं होता है। तो ये लोग क्रिएट कर देते प्रोब्लम एक्चुअली, मतलब जैसे मेरे उस समय प्रॉब्लम क्रिएट होता है फैमिली। मैं बताऊंगा, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मतलब शादी करने के बाद मतलब अगले साल ही बच्चा करना मैंडेटरी है, वरना उनके गांव में या ऐसे बोल देंगे उनको कि तुम्हारा कुछ बॉडी में डिफेक्ट। तो ये जो धारणा है रह गया है लोगों का, एटलीस्ट ये चलिए पुराने जनरेशन के लोगों के पास अगर है तो चलिए सही लगता है, बट अगर आज अपने जनरेशन के हिसाब से और अपने जो इनकम की कमाई की जो लेवल है उसके हिसाब से मेरे को लगता है बच्चे को प्लान करना चाहिए। हर चीज एक प्लानिंग करना चाहिए। अब उनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है और अगर आप 1-2 साल टाइम नहीं लेते हैं या 3-4 साल में भी अपने को टाइम होता है, यंग भी काफी एज है, आप तो कोई जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से आप वो देखिए। कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के नॉर्म्स में ही चलना है। अब जो भी ऐसे बात बोलते कहा बबुआ नहीं है उनको पहले निकाल देना चाहिए। तो ये चीज सबसे पहले सोसाइटी में जो हम लोग का हो रहा है कि बबुआ तुम्हारे घर में ले जाओ, बबुआ हमें नहीं चाहिए, ऐसा जवाब देना चाहिए सर। हम तो बोलेंगे कि जितने भी है इसको ओवरलुक करें। जो भी बबुआ बोलता है कि बबुआ को आप ले जाइए, अपने पास रखिए, अपना बबुआ लाइए, अपना बबुआ हम अपना प्रोग्रामिंग से करेंगे। मतलब उनके घर में 5 बच्चे होंगे, वो ढंग से समझ नहीं रहे हैं, अगल पड़ोसी के लिए परेशान। हाँ, इनके घर में 5 हो गया, आपके घर में नहीं है। तो ये ऐसी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और हस्बैंड वाइफ मानना शुरू होता है, मम्मी चाह रहा है, पापा बोल रहे हैं, तुम यार समझते नहीं हो, ऐसा बात हो रहा है। हमको लगता है कि इस चीज को उन पे छोड़ देना चाहिए कि वो अपने लाइफ में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। और एक चीज मैडम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे जीवन में हम दो हमारे 3 आगे हैं, लाइक हम 2 हमारे 2 और एक मोबाइल। सो ये भी काफी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप जैसे बोल रहे हैं कि आप ऑफिस से आने के बाद बच्चे पे कंसंट्रेट करें,
लेकिन आज का डेट में देखा जा रहा है कि घर में आने के बाद सब मम्मी भी अपना मोबाइल, पापा भी अपना मोबाइल, बेटा एक बार इधर देखे एक बार उधर देखे, तो इसमें भी बहुत इफेक्ट हुआ है। बिल्कुल सर, ये वही है कि ये नए युग का चैलेंज है, ये नए युग का प्रॉब्लम है जो शायद 20 साल या 10 साल पहले भी शायद उतना नहीं थी, अभी जितना प्रेवलेंट हो गया है। तो यहाँ पे बच्चा तो आपको देख के ही सीखेगा। बच्चे के पास मोबाइल कहाँ से आएगा? मैं दूंगी तभी आएगा। मेरे सिवाय उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? मैं दूंगी तभी आएगा। उसको इन सब चीज़ों का एक्सेस मेरे थ्रू से ही मिलेगा, नहीं तो उसको नहीं मिलेगा, राइट? तो मैं घर जाके क्या कर रही हूँ, जैसे कि मैं घर जाके मेरा मोबाइल यूज़ नहीं करती हूँ अनटिल कुछ बहुत इमरजेंसी हो। मैं व्हाट्सएप में भी नहीं रहती हूँ। आप अनुज से पूछ लीजिए, ये मेरे को कभी कांटेक्ट करता है तो मैं बहुत देर रात को रिप्लाई करती हूँ जब मेरा बेटा सो जाता है, और मैं बोलती हूँ ये मेरे बेटे का टाइम है, मैं आपसे सुबह बात करूँगी। तो वो एक जोन बना लेना पड़ता है कि ये 2-3 घंटे मैं नहीं फोन पे कुछ, मोबाइल का एक डिसिप्लिन बोल सकते हैं मैम फॉलो करती हैं। हाँ, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिए ज़रूरी है, बट ये टेक्नोलॉजी हमको ना यूज़ करे और हम इसको ये यूज़ करे, ये डिफरेंशिएशन हमको खुद समझना पड़ेगा। हम टेक्नोलॉजी से ना यूज्ड हो और हम उसको यूज़ करें अपने एडवांटेज के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप जब वो समझ जाते हैं कि आप इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये सारी जो गलतियां नहीं बोलूंगी, ये नए एज के नए प्रॉब्लम्स है जो अभी हमको धीरे धीरे समझ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये जब धीरे धीरे समझ आ रहे हैं तो आप कोशिश करें खुद को रेक्टिफाई करने की, जो कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि घर जाके मैं मोबाइल ना यूज। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज के डेट में देखा जा रहा है कि कोई भी प्लेस में कहीं भी बैठे हैं, लाइक आप आउटिंग में भी गए हो, पेरेंट्स के साथ बच्चा है और बच्चा कुछ भी कर रहे हैं और वो भी रहा है तो उनके हाथ में मोबाइल दे दे रहे, खेलते रहो और अपने मोबाइल में सब लगे हुए हैं। सो इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, मैं दो चीज़ें हैं इसमें। आप जैसे मेरे बेटे को मैं YouTube देखने देती हूँ, उसको YouTube देखना पसंद है, तो मैंने उसे देखा है कि YouTube मैं उसे दिन में 1 घंटा के लिए देखने देती हूँ एवरेज पे, ठीक है? तो ये सुबह आधा घंटा, शायद शाम को आधा घंटा। तो वो YouTube देख के बहुत सारी चीज़ें सीख गया है, एंड दैट्स एडिंग टू हिज एजुकेशन, दैट्स एडिंग टू हिज नॉलेज। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन गया, उसको ऑलरेडी पता है क्या कैसे यूज़ करना है, फ़ोन कैसे यूज़ करना है, कौन सा ऐप कैसे यूज़ करना है। बट अब मैं अगर 1 घंटा से ज़्यादा करती हूँ तो वो उसकी आदत बन जाती है, उसे कंटिन्यूसली देखना पड़ता है। मैं आधे घंटे में कैसे भी रोक देती हूँ हमेशा, हर रोज़। ये अभी हालांकि मैं रिसेंटली कर पाई हूँ, इससे पहले ऐसा भी होता था कि वो कंटिन्यूसली मोबाइल देखना चाहता है और वो मैं ले लेती हूँ, उससे तो बहुत झगड़ा होता था। वो जब शायद 2.5 या 3 साल का था तो बहुत वो रोने लगता था, ये करता था, बहुत परेशान करता था, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। अभी मैंने धीरे धीरे वो चेंज किया है, क्योंकि वो अभी 4 साल का हुआ है, थोड़ा बड़ा भी हुआ है, थोड़ा समझने भी लगा है। इसीलिए उसको समझाने के लिए मैं खुद की आदतों पर भी फोकस करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ वो देखता है, और मैं जैसा करती हूँ वो बहुत कॉपी करता है। कि मैं ना करूँ, तो वो भी अभी बहुत कम हुआ है और मैं इसको ऐसे रखना चाहती हूँ। कैसे रखूंगी नहीं पता, क्योंकि हर रोज प्रॉब्लम नए आते रहते हैं। बट मैं हमेशा एरो उसकी तरफ नहीं घुमा के मेरी तरफ घुमाती हूँ। जैसे कि आज आप उनको आधा घंटा के लिए दे रहे, आज वो आपके कंट्रोल में है, लाइक जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा वो उसका डिमांड बढ़ते जाएगा। जैसे वो पहले रोना शुरू कर दिया कि उसके बाद आप उसको चुप कराने के लिए अच्छा थोड़ा सा ले लो, तो ये लगता नहीं आपको कि ये शुरुआत है कि हम उनको बिगाड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने एकदम सही बोला कि ये है कि हम उसको वो चीज देख के अपनी लाइफ कन्वीनियंट बना रहे हैं। हमको लग रहा है कि अरे ठीक है 5 मिनट लेके चुप बैठा रहेगा तो मेरी लाइफ कन्वीनियंट हो जाएगी, क्योंकि ऑफिस से घर जाने के बाद किसको पसंद है रोना सुनना और इतनी मतलब सारे होमवर्क कराना, ये कराना, ऑलरेडी ऑफिस का प्रेशर काफी है। तो ये इज अगेन अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी टू डू दैट। बट हमको जैसे कि बोला, एक बच्चा
इज अ स्कोप फॉर मी टू एलिवेट माई सेल्फ। तो यहाँ पे मेरा पेशेंस लेवल, मेरी आदतें मैं कैसे सुधार सकती हूँ, मैं उस पर फोकस करूंगी, क्योंकि वो वहीं से मेरी आदतों से उसकी आदत शायद वो पिकअप कर रहा है। कुछ चीजें मैं उसको दे रही हूँ जो मुझसे ले रहा है, मैं उससे भी सीख रही हूँ, बट कुछ चीजें वो मुझसे ले रहा है, हालांकि जो अभी शायद उसके लिए सही ना हो, तो वो मैं मेरी तरफ देखूंगी कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। एक चीज मैं अरुण जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल के बच्चे में जो भी आपके स्टूडेंट है, काफी स्टूडेंट से आप हर रोज रूबरू होते हैं और उनके प्रॉब्लम के बारे में आपको पता चलता है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारे बच्चे में लाइक क्लास में है, ट्यूशन क्लासेस में अटेंड किया है, लेकिन उसका अटेंशन पढ़ाई में नहीं है क्योंकि ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस ऑफ फैमिली। सो ये चीज आप कभी फेस किए हैं? सर ये तो बहुत केसेस ऐसा देखा गया है कि फैमिली में पेरेंट्स झगड़ रहे हैं और बच्चों पे वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे कि अब ये टोटली परसेप्शन पे डिपेंड करता है उस बच्चे का। देखिए कुछ भी फैमिली में होता है, बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड में वो बचपन से वो प्रोग्रामिंग में डलता जाता है। जैसा परवरिश में वो बड़ा बने, जैसा परवरिश में वो बड़ा होगा, वैसे ही उसके थिंकिंग प्रोसेस भी बनता जाएगा। अब इसमें कि दो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे एक ही फैमिली में आप देखे होंगे कि दो बच्चे होते हैं, फैमिली में मान के चलते हैं, मान लीजिए कि फैमिली में उनके जो फादर है वो ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम है उनको, है ना, बचपन से वो देखा है कि वो ड्रिंक करके आते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक स्टोरी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक पेरेंट है, फादर है, जो कि ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम है, वो डेली रात को आके ड्रिंक करके और मम्मी को मतलब उनके वाइफ को अपनी वो पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। दोनों बच्चे देख रहे हैं ये चीज़। एक बच्चा उसी को देख के बड़ा हो रहा है कि ऐसे ही लाइफ होता है, शायद ऐसे ही करना है, वो भी धीरे धीरे बड़ा होकर वो ऐसे करके वो सीखता है, उसकी वो कैचिंग पावर वो होता है। दूसरा बच्चा ये सोचता है यार मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है, वो पढ़ाई में ध्यान लगाता है, वो मेहनत करता है और कल जाके वो अपनी एक अच्छी लाइफ जीता है और उस सिचुएशन से वो पॉजिटिव लेके जाता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को भी बोलना चाहूँगा, जो हमारे बच्चे हैं या जो भी हैं, ट्राई टू टेक पॉजिटिव लेना शुरू करिए आप अपने जो भी ये से हैं। और पेरेंट्स को, सर मैं पेरेंट तो हूँ नहीं, बट छोटी में बड़ी बात हो जाएगी, बट सिंपल सी बात है, मैं जो एग्जांपल सेट करूंगा उसको लोग फॉलो करेंगे, ना कि जो मैं बोलूंगा। आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं रोकना चाहूंगा जी सर, कि आप पेरेंट हैं, आप पेरेंट्स नहीं है बोल नहीं सकते, क्योंकि इतना सारा बच्चा जो आप संभाल रहे हैं, जी जी, आप एक पिता का रोल प्ले करते हैं, एक टीचर, एक इक्विवेलेंट एक पेरेंट्स होता है। जी जी, आप जो जितने बच्चों को संभालते हैं, हम लोग एक बच्चों को संभालते हैं, आप 10 बच्चों को संभालते हैं, जी तो आपका एक्सपीरियंस एक पेरेंट से ज्यादा होता है। जी सर, आप प्रॉब्लम को देखते हैं, जी सर, आप उसे सॉल्व करते हैं। जी सर, गुरु का जो रोल होता है, मम्मी पापा के बाद गुरु ही होता है। जी सर। तो मैं बोलना चाह रहा था कि जैसे कि बच्चे आते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि पेरेंट्स से लोग शेयर नहीं कर पाते, होता है ऐसा, बहुत सारा इमोशनल प्रॉब्लम। एक सर्टेन एज की बात कर रहा हूँ मैं, बचपन में तो वो अपने मम्मी पापा से सब शेयर करते हैं, पर जैसे जैसे मैंने कहा कि जोन बड़ा होता जाता है, दोस्त बनते जाते हैं, तो थोड़ा सा फैमिली से डिस्टेंस आता जाता है। तो एक एज के बाद मुझे लगता है कि पेरेंट्स को उनका बच्चों का फ्रेंड बन जाना चाहिए। फ्रेंड अगर बनेंगे तो सबसे पहले, क्योंकि देखिए फ्रेंड ही एक ऐसा रिलेशन है लाइफ में जिसका आगे हम बेस्ट लगाते हैं, बेस्ट फ्रेंड जी, बाकी किसी रिलेशन आगे बेस्ट नहीं लगता है। तो फ्रेंड अगर बेस्ट पेरेंट बेस से कोई हो जाए तो जितने भी जो इश्यूज हैं बच्चों का, वो पेरेंट्स खुद उनसे बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं जी। अब क्योंकि उनको मिलता नहीं है, वो मतलब पेरेंट्स या तो बहुत अनअप्रोचेबल है, मतलब कुछ बोल लेंगे तो पापा मेरे को मारेंगे, जैसे कि फीलिंग्स होता है बच्चों को, बोलते ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो 10th 11th और 12th के बच्चों को होता है कि इन्फेक्चुएशन जो आ जाता है। अब सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम में क्या होता है, वो मतलब तो दोस्तों से शेयर करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं, ब्रेकअप हो जाता है तो वो अपने दोस्त के पास ही जाके नशा वशा करके उसको ये करने की कोशिश करते हैं, जो कॉलेज और स्कूल के बच्चे कर रहे हैं आज की डेट में। मैं करंट सिनेरियो बता रहा हूँ आपको। बट अगर वो पेरेंट्स को उतना अगर वो रीच आउट करे, तो पेरेंट्स वो एज को पार किए हैं, जैसे मैं भी वो एज को पार किया हूँ, तो बच्चे मेरे से जब आते हैं मैं उसको बहुत चिल वाला सोल्यूशन देता हूँ, तो उनको मजा आता है सुनने में जी, जी। कि यार क्या बात है सर, बढ़िया बताया, ऐसा आप ही को बताते हैं प्रॉब्लम। तो वो लोग आके मेरे से पर्सनल लाइफ भी डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, और मैं भी थोड़ा सा वो जोन बना के रखता हूँ कि जब पढ़ाता हूँ मैं तो पढ़ाई की बातें हो रही हैं, और एक कैजुअल टाइम है जहाँ पे बच्चा उतना में से वो बना के रखे कि मैं उनसे वो अपने प्रॉब्लम को लाके रख पाए मेरे पास। और मैं ये चीज मैं बता रहा हूँ कि सर आपको बता रहा हूँ कि पेरेंट्स के बाद अगर टीचर फ्रेंडली मिल जाए, फ्रेंडली टीचर बहुत सारा, मैं बता रहा हूँ कि टीचर भी बहुत सारा रोल प्ले करके इस चीज को सॉल्व कर सकता है। अगर सब टीचर ऐसे सोचे आप जैसा, तो मैं
मेरा कॉन्फिडेंस है कि पेरेंट्स के बाद टीचर है, टीचर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। पेरेंट्स और टीचर लाइक बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा है ना कि लगता है अपना बच्चे से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है कि नहीं पापा को ऐसा ग्रेविटी मेंटेन करके रखना है, उससे बच्चा डरे। ये गलत फहमिया से बहुत खराब इफेक्ट हुआ है। ठीक है सर, ये एक लेवल पे था, एक जमाने पे चलता था। हाँ। अभी सर मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होकर पेरेंट्स को भी बच्चों को कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स तो वही है ना, पेरेंट्स को भी सीखना चाहिए कि हम अपनी बात बच्चों तक रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। कल को वही बच्चा जाके कोई गलत आदत पकड़ लेता है बाहर जाके, या गलत संगति में चला जाता है, जो क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बी हर्ड, सबको चाहता है कि उसका प्रॉब्लम को कोई सुने। दिक्कत है जब होती है, इमोशनल पेन जब होता है तो एटलीस्ट वो सुने कोई पेरेंट, तो पेरेंट को वो सुना ही नहीं पाता, क्योंकि पेरेंट जजमेंट जोन में आके जज करके सुनते हैं, डर लगता है उनको, अंदर से एक फियर रहता है। अगर पेरेंट्स मतलब एक थोड़ा सा वो मेंटेन करके रखे, थोड़ा कूल बन के रहे, जहाँ जो बोल सकते हैं हम लोग, तो मुझे लगता है बच्चा कहीं बाहर नहीं जाएगा, अपने पेरेंट्स से ही डिस्कस करके सॉर्ट आउट हो जाएगा मैटर। मैम ओवर पॉजिटिव के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ओवर केयरिंग, ओवर पॉजिटिव। हाँ, ओवर पॉजिटिव अबाउट योर किड। Yes. जो अक्सर मम्मी लोग को देखा जाता है कि बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा अटेंशन पे करते हैं और हर चीज के उसके पीछे लगे रहते हैं। तुम खा लो, तुम नहा लो, तुम पढ़ लो, तुम बैठ जाओ, तुम सो जाओ, हर वक्त गाइडेंस देते रहते हैं, हर वक्त उनके पीछे। इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? वो क्या बोलूँ, एक मम्मी होने के बाद, एक मदर होने के बाद बहुत लोगों को लगता है कि ये बच्चा जो है ये टोटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके हर चीज़ का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, बहुत अच्छे से हर चीज़ इसको मैं सिखाऊंगी और इसको कोशिश करूँगी किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। तो ये एक मेंटालिटी बनता है कि इसके कारण बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे मदर्स दे ट्राई टू गेट ओवर पॉजेसिव। अब आप ओवर पॉजेसिव हो, वो शायद एक एज तक काम करे, शायद 5 साल या 6 साल तक काम करे, बट उसके बाद जब बच्चे की खुद की फ्रेंड बनने लगते हैं, उसकी खुद की सोच बनने लगती है, उसकी खुद की थॉट प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स बनने लगती है, तो उसके बाद अगर आप फिर भी ओवर पॉजिटिव होंगे, अगर आप उसको बताएंगे कि ये अभी खाओ, ये करो, वो करो, वो करो, तो वो बच्चे के लिए एक प्रिजन बन जाएगा। इरिटेट भी हो जाते हैं बच्चे। बहुत बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि आप उस बच्चे को अपने सोच के कारण उसको एक लिमिट्स दे रहे हो कि इस लिमिट्स के बाहर तुम मत जाओ, मत करो, ये करो, वो करो, ये करो, और उसको आप बहुत ही ज़्यादा बांध दे रहे हो। और जब भी आप बंध जाते हो, आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो, तो आप में वो चाहो कि आप इस बंधन को टूट के निकल जाए बहुत ज़्यादा हो जाता है, अचानक बहुत इंटेंस हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी ऐसे ओवर पॉसेसिव केसेस आते हैं तो बच्चा घर में जाके ज़्यादातर शेयर नहीं करता है, क्योंकि उसको डर लगता है मम्मी क्या बोलेगी, बहुत डरा रहता है कि मम्मी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो उसकी इच्छाएं बहुत रहती है, बट मम्मी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो वो डर रहना चाहिए, थोड़ा डर रहना जरूरी है, क्योंकि वो हमें एक अच्छी दिशा में ओरिएंट करता है। बट डर इतना नहीं होना चाहिए कि कोई काम करने से पहले, या फिर कोई काम करने की बहुत इच्छा है और कर भी देता हूँ लेकिन मम्मी को नहीं पता है, मम्मी को कहीं और से पता चलता है तो मम्मी बहुत फीलियस हो जाती है। कई चीज में ऐसे भी देखा गया कि लाइक बच्चे इरिटेट भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सोच के देखिए, आप खुद को मानिए कि हम भी कभी बच्चे थे, राइट? और अगर मैं अपनी मम्मी पापा के पास जाऊं अभी, तो दे आर स्टिल माई मदर फादर एंड दे आर गोइंग टू गाइड मी, राइट? तो अभी ऑलरेडी मैं बड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स रहते हैं, वो मेरे को मतलब कभी कभी बोलते हैं कि तू अभी भी मेरे लिए छोटी है, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ। अगर अभी ये मेरे साथ ज्यादा होने लगे तो मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील करूंगी, बहुत मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचिए, अगर आपका अभी कोई गार्जियन आ गया और आपको ऐसे बोला ये ऐसे करो वैसे करो, आप रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे। तो बच्चा इज ऑल्सो एन एंटिटी, वो उसकी खुद की पर्सनालिटी है, उसे पता है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको बताना तुम अभी ये करो वो करो ये करो। हम नहीं है कि हम इसलिए नहीं है कि हम उसको बताए तुम ये करो वो करो ये करो। बच्चे के लिए हम इसीलिए है कि अगर वो भटक जाए, जो कि हम सभी भटकते हैं कभी ना कभी, बिल्कुल, तो वो भटक जाए तो उसको वापस कैसे आना है, हम उसको वो गाइडेंस दे सके।
ऑल्दो अगर आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा कर भी रहा है, ऐसा आगे जाके हो सकता है कि वो कहीं पे भटक जाए, ही मे फील लॉस्ट। पढ़ाई अच्छा कर लेने से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम ये एक मूवी क्रिएट कर देते हैं हमारे माइंड में कि तुम ये एंट्रेंस क्लियर कर लोगे, उसके बाद तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी लाइफ सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम्स हमेशा पाइपलाइन में रेडी है। तुम बहुत अच्छा नौकरी कर रहे हो या तुम बहुत अच्छा नौकरी नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम्स हमेशा रेडी रहेंगी लाइफ लाइन में। तो एज अ पेरेंट हमको ये सिखाना चाहिए कि आप प्रॉब्लम से कैसे डील करोगे, जितना भी कठिन प्रॉब्लम हो उससे कैसे वापस आ सकते हो, ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ पेरेंट। मेरी पर्सनल थॉट प्रोसेस ऐसी है। पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, जैसे मैम ने बताया इसी में ऐड करता हूँ कि लेट योर चाइल्ड फेस देयर ओन फियर्स। उनको अपने चैलेंजेस लाइफ के जीने दीजिए। बिकॉज जब आप 1980s में आप किड थे, जब मेरे पेरेंट्स जब 1980 70s में जब वो बच्चे रहे होंगे तो उनके लाइफ में अलग चैलेंजेस रहा होगा उस समय, उस जमाने का चैलेंजेस, और आज जमाने का चैलेंजेस बिल्कुल टोटली मेरे पेरेंट्स से अलग है हम लोग के चैलेंजेस। तो आज की चैलेंजेस को उनको फेस करने दीजिए, उनको रोकिए टोकिए मत, मतलब लेट देम फेस, लेट देम फॉल। जब वो गिरेंगे तभी वो चलना सीखेंगे। बहुत लोग मतलब बोलते ना कि बचपन में क्या होता है, बच्चों को बोला जाता है अरे चलो चलो चलना सीखो, आ जाओ, चलो चलो कुछ बोलो। ऐसे हम बचपन में पेरेंट्स बोलते हैं कि बोलो, और जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, ए चुप बैठो, बहुत बोलने लगा तुम, चुप बैठो। जब उसका बोलने का सही में एज आ जाता है तब उसे चुप करा दीजिए, जब उसको चुप बैठो, मतलब पहले चलवाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं। जब वो 15 साल का हो गया है, जब वो इंडिपेंडेंट है, तो उसको मेरे को लगता है उसको लाइफ को जीने दीजिए उसका टर्म्स एंड कंडीशंस पे। हाँ, आप अगर सही परवरिश आपने करा होगा, मतलब मेरा पर्सनली बिलीव है, अगर सही वैल्यूज बचपन में, जैसे कि जो एनवायरनमेंट हमारा था, जैसे मेरे पेरेंट्स, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स ने कभी मतलब गलत एग्जाम्पल हमारे सामने सेट नहीं करा। मेरे पेरेंट्स बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। मेरे मम्मी पापा की जॉब चली गई थी जब हम लोग जन्म लिए, उसी समय जॉब चला गया था। तो मैंने खुद पापा को देखा मेहनत करते हुए। डैडी मेरे बहुत मेहनत करते थे, और साथ में मम्मी भी, दोनों कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, एक अच्छे एलीट गवर्नमेंट जॉब में पोस्ट में जॉब करा करते थे, और वो लोग मेहनत बहुत करते थे हमें पालने के लिए। मेरे को अभी भी याद है, एक छोटा सा वो गोल सा एक मतलब बोलते ना एक मट्टी का हंडी आता था जिसमें पापा पैसा डाला करते थे। क्यों? वो कॉलेज, वो मेरी स्कूल की फीस थी। तो मेरे को बचपन से मैं वो ट्रेंड हो कि पापा बहुत मेहनत करके वो करते हैं, तो मेरे अंदर हमेशा से ये आया था कि मुझे भी इंडिपेंडेंट बनना है ताकि मैं ये बर्डन को पापा का हटा पाऊँ। तो क्लास 11th के बाद से मैंने 1 रुपया नहीं लिया सर घर से। मैं 11th के बाद से ही अपनी ट्यूशन्स पढ़ा के मैं अपना वो कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग भी मैंने अपनी लोन लेके मैंने पढ़ाई करके मैंने करा है, और इंडिपेंडेंट का सेंस आया मेरे पास। जो बच्चा देखता है बचपन से वही बनता है। तो मैं अगर किसी के पापा के साथ ऐसा हादसा ना हुआ हो जी, जो इकोनॉमिकली साउंड हो, बिल्कुल साउंड है, क्या वो बिगड़ जाएगा या उसको? नहीं, बिल्कुल सर। देखिए, ये बच्चों और पेरेंट्स का बीच का मैटर, जैसे कि अगर हम बच्चों को देते जाएं हर चीज, 10th पास कर गया उसे गाड़ी दे दी, जबकि उस गाड़ी चलाने के लायक भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है उसके पास, उसे हर चीज इजीली मिल जाएगा, तो बच्चा सर कभी वैल्यू नहीं समझेगा उस चीज की। आपका यहाँ पे मैं और एक जी चीज़ जी ऐड जी करना चाहूँगी। बताइए, आप बता रहे हैं जैसे कि मैं ऐड करना चाहूँगी एक चीज़ की, हर एज में हमारी एक लेने की कैपेबिलिटी रहती है। जब भी हमें कुछ मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है वो समझने की कैपेबिलिटी शायद हर एज में नहीं है। जैसे कि मैं अगर अभी मेरे 5 साल के बेटे को मैं 100 रुपये दे दूँ, तो उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है समझने के लिए कि ये 100 रुपये का इस्तेमाल वो कैसे कर सकता है। अगर अभी मैं अपने 15 साल के बेटे को मोबाइल दे दूँ, उसमें कैपेबिलिटी है समझने की कि इसको कैसे यूज़ करना है, लेकिन ये इसको कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना है उसको नहीं पता। ऐसे ही अगर मैं उसको एक गाड़ी दे दूँ चलाने के लिए, तो उसके लिए उस टाइम पे वो गाड़ी इज अ लग्जरी, राइट? वो अपने लिए यूज करेगा टू टेक हिज फ्रेंड्स अराउंड, और वट एवर इज द रीजन ही वॉन्ट्स टू यूज इट, ही डजंट नो हाउ टू यूज इट फॉर हिज एडवांटेज। तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब मेरा बेटा समझ सके कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं उसको दे रही हूँ, जो भी चीज़ मैं उसको दे रही हूँ, जो भी लग्जरी मैं उसको दे रही हूँ, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके कारण वो अपनी समझ बढ़ाए, अपना अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ बढ़ाए।
जब उसमें वो रिसीविंग कैपेबिलिटी आ जाएगी तब आप ऑफ कोर्स दीजिए, लेकिन उससे पहले नहीं। अरे आप बोलना चाहेंगे कि Appreciate नहीं कर पाए। आप बोलना चाहेंगे कि हर चीज का एक वक्त होता है, बिल्कुल। उस वक्त में उसको दिया जाए तो उसका वैल्यू तो उसका समझे। वैल्यू बच्चा समझेगा। बिल्कुल Very nice, very nice। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पिताजी सब अफोर्ड कर पाते हैं तो नहीं दे। आप अगर सब अफोर्ड कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप दीजिए, लेकिन इन द मीन टाइम ऐसे दीजिए कि बच्चे को समझ जाना चाहिए कि उसको लाइफ में हमेशा हर कुछ नहीं, सब कुछ नहीं मिलेगा। कमाना पड़ेगा, Sometimes earn उसको करेगा कुछ उसको। कुछ कमाना पड़ेगा। जैसे आई गिव माइनर एग्जांपल्स, इंडियन सिस्टम में शायद नहीं होता है या कहीं कहीं होता है कि बच्चों को अपना रेगुलर जो कोर्स है, जो घर का काम है, अपना बेड बनाना, डाइनिंग टेबल बनाना, खाने से पहले अपने कपड़े संभाल के रखना, उसके लिए उनको वेजेस मिलता है। तो क्या होता है, इसके लिए वो मोटिवेट होते हैं करने के लिए कि अच्छा इसके लिए मेरे को वेजेस मिलेंगे। तो वहाँ से एक छोटा सा बीज उनके जी, दिमाग में जी, जाता है कि काम करने से Very nice। पैसा मिलता Because है। हम- सो दैट इज अ वे दैट बिल्कुल, वो बिल्कुल। एक प्रोसेस में भी आ रहे हैं कि अपनी चीजें ठीक करके रखना है, अपना जो भी है ठीक से सजा के अरेंज करके रखना है, और उसके लिए दे आर गेटिंग पेड आल्सो बिल्कुल, एज अ very रिवॉर्ड। nice, very सो nice। दैट्स ये अच्छा concept। दैट्स अ थिंग दैट दे कैन अडैप्ट टू बिल्कुल। एंड एम्प्लॉय। वेरी नाइस। आप कुछ बोल रहे थे सर? सर मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैम ने बताया उसी में ऐड करना चाहूँगा कि पेरेंट्स बच्चों को मतलब लैविश लाइफ बहुत बचपन से मतलब एक स्ट्रगल थोड़ा देखना चाहिए बच्चों को जी। क्योंकि पेरेंट्स भी स्ट्रगल करके ही उस पोजीशन तक आए हैं। मैं ज़बरदस्ती का स्ट्रगल नहीं बोलूँगा, बट एटलीस्ट चीज़ें जो इतनी आसानी से मुहैया करा दिया जाता है बच्चों को, अब बच्चा उसका मिसयूज करता है, चाहे वो पॉकेट मनी बोलिए, चाहे वो कोई money भी बोलिए। चीज का परफेक्ट यूज क्या है, Perfect उसका use होता वैल्यू है, क्या है, उसका value होता है, और बिल्कुल। परफेक्ट टाइम, ये पेरेंट्स को जानना चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए। और मैं चाहता हूँ सर थोड़ा 2-4 पॉइंट है जो हर मतलब हर पेरेंट्स अगर यूटिलाइज करने लगे और हर घर पे अगर इम्प्लीमेंट करने लगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पहला तो एक ईटिंग हैबिट्स जो बहुत ज़रूरी है, वो बचपन से ही बनता है कि हम बच्चों को क्या खाना दे रहे हैं और जी। हम लोग खुद खाना क्या कंज्यूम कर रहे हैं। बिकॉज मार्केट में आज मिलावट का पूरा दुनिया है, फास्ट फूड का कल्चर है ना, और मतलब ये सब इतना जंक कंज्यूम कर रहे हैं सब लोग, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ सडन टाइम के बाद जाके बच्चा का ब्रेन भी डल हो जाता है और बॉडी फंक्शंस भी बहुत खराब जी, होना शुरू जी, हो जाता है। तो एक खाने पीने के ऊपर पेरेंट्स के घर पे जो खाना बनता है बहुत ज़्यादा मतलब एक बैलेंस डाइट बच्चों को दे, खुद भी कंज्यूम करे, और क्योंकि इसी से खाने पीने से इससे ज़्यादा बीमारी आती हैं। और सेकंड, एनी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स बच्चों को करवाया जाए, एनी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स, चाहे चेस खिलवाइए बच्चों को, आउटडोर कुछ गेम करवाइए, क्योंकि बचपन में हम लोग से बहुत खेले हैं। मतलब हम लोग एजुकेशन के साथ एक्टिविटीज भी होना एकदम चाहिए। मिट्टी में खेले हैं सर, मिट्टी में। आजकल तो लोग पेरेंट्स बच्चों को जाने ही नहीं देते हैं, अरे मिट्टी में गंदा हो जाएगा, तुम ये हो जाएगा, बल्कि हम लोग खाली सर, इसके भी तो रीजन है सर, पहले इतना केमिकल्स यूज नहीं होता था, आज जो जी। केमिकल्स यूज होता है, और हम लोग का ज्यादातर तो मिट्टी है नहीं, वो ग्राउंड भी नहीं है और वो जगह भी नहीं है जैसे हम लोग को मिल रहा था। आज जो भी है उसमें इतना आपको मालूम ही है कि कितना गंदगी फैल चुका है और केमिकल्स के इफेक्ट है, तो इसीलिए पेरेंट्स और ज्यादातर तो पढ़ाई का जो प्रेशर है, पढ़ाई का सबसे तो समय ही नहीं मिलता कि एग्जैक्टली ये भी बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई रहेगा, क्योंकि 12th तक अगर बच्चा पढ़ रहा है उसके बाद भी उसकी लाइफ में पढ़ाई रहेगी, उसके बाद जॉब रहेगा। बट ये कैसे manage करें? लाइफस्टाइल कैसे बनाना चाहिए, जैसे कि मैं रोज सुबह उठकर 1 घंटा अपने आप को देता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ, आई स्टार्ट माई डे लाइक दिस। तो अगर ये एक कल्चर बन जाए, जैसे हम लोग जो अपनी फैमिली में जो जी, कल्चर सेट करेंगे, जी। बच्चा वही कल्चर को ही आगे जाके फॉलो करेगा। इसका मतलब तो लाइक पूरा फैमिली को एक कल्चर में आना होगा। बिल्कुल। सिर्फ बच्चे कभी नहीं आ सकते आप जब तक देखिए फैमिली नहीं आ आज 40 अबव कोई भी पेरेंट्स अगर हैं, 40-45 अबव, हर घर में किसी ना किसी पेरेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिट नहीं है वो जी। और उनको बोला जाता है टीवी के माध्यम से, रामदेव बाबा भी आके बताते जी, हैं जी, कि जी। ये करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, कितने लोग सुन के करते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं अपने बता रहा हूँ, मेरा खुद का जिम है जी। और मैं इसमें थोड़ा सा स्लीप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए कभी प्रैक्टिस हार्ड किया तो बैक पेन होता है, और काम के चलते लाइक जो काम का हम लोग का शेड्यूल है काफी कम है, मैं आप तो जानती हैं, तो इसमें क्या ना कभी कभी टाइम मिलने से भी एक अलग सुतन कुड़ियापंथी जो बोलते हैं, तो वो हो जाता है कि जाओ ना जाओ, ऐसे करके मैं काफी टाइम जी। तक अपना वेट गेन करते रहा। जी। मैं जो मेरा फिजिक था पूरा कंप्लीट चेंज हो चुका है, आप देख ही रहे। लेकिन अभी क्या हुआ है ना
कि मैं रेगुलर अभी जा रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, मैं हेवी वेट नहीं लेता हूँ, लेकिन जुम्बा कर रहा हूँ। एनी फॉर्म्स एक्सरसाइज 6 बजे उठ के मैं चल जाता हूँ। बिल्कुल। और प्रैक्टिस करता हूँ। काफी स्टूडेंट लोग हैं, आप उसको देख रहे होंगे, आपके अंदर का एनर्जी लेवल अलग होगा। मेरे वाइफ रात को बोले आपको नींद नहीं आ रहा, सुबह 6 बजे उठे, तो एक एनर्जी पॉजिटिव एक एनर्जी आ जाता है। तो ये हर चीज, मैं अभी फील कर रहा हूँ कि हर मेरा आदमी को, हर इंसान को ये प्रैक्टिस अगर बनाए रहे अपने लाइफ में, कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। जैसे पेरेंट्स हैं मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, अपने बच्चों परिवार के साथ जाए मॉर्निंग वॉक पे, उसमें एक टाइम स्पेंड भी हो जाता है फैमिली का, और एक अच्छा हेल्दी रूटीन लाइफ अगर फिक्स कर लेना तो कभी ऐड कर ले। मतलब जैसे हम लोग हर चीज करते हैं लाइफ में, पैसा कमा रहे हैं हेल्थ के कॉस्ट पे, राइट? जी। भाग रहे हैं पैसा कमाने के चक्कर में, बट हेल्थ नेग्लेक्ट हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम? अब एक ही बार में सारा पैसा हम डॉक्टर के पास। तो बेसिक अगर हम चेंजेस ले आए अपने लाइफस्टाइल में, अपने फैमिली में, तो बच्चे भी पॉजिटिव रहेंगे, मतलब और घर में बड़ा पॉजिटिव चला जाएगा, और वाइब्रेशंस और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, तो बच्चे भी उस एनवायरनमेंट में डेवलप करेंगे। अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर में क्रिएट होगा। वेरी नाइस। बाकी हम टीवीज में क्या देख रहे हैं, मैं बोलूंगा कि आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि न्यूज चैनल थोड़ा सा कम देखें, बिकॉज सब मैनिपुलेटेड, बहुत ज्यादा मतलब मैनिपुलेटेड बन चुका है, और बहुत कचरा नेगेटिविटी, वहां से एक सोर्स ऑफ नेगेटिविटी मुझे लगता है। हाँ, कुछ आप न्यूज फॉलो करिए प्रिंट मीडिया में, या आपके आज बहुत सारे ऐप्स आ गए, आप वहां से आप अपने जीके को अपडेट कर सकते हैं, और पॉजिटिव चैनल्स को आप इंस्टॉल करिए, लाइक ग्लोब टीवी बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल, ग्लोब टीवी हम लोग ऐसा शो कर रहे हैं इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए। बिल्कुल सर, और ऐसे बहुत सारे शोज हैं, उसके माध्यम से, मूवीज के माध्यम से, जैसे 3 इडियट्स एक मूवी आई थी, तारे जमीन पे एक मूवी आई थी। अनुज जी, मैं बता रहा हूँ कि आज ग्लोब टीवी का जो मैंने सोचा, ग्लोब टीवी जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी विषय पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि अनाप शनाप का चीज ना दिखा के जो लाइफस्टाइल को चेंज करे, पॉजिटिव इफेक्ट अपनी लाइफ में, एक पॉजिटिव एनर्जी। मैं हर चीज को हम लोग अपने चैनल्स पे देखिएगा, मैं काफी कम ऐड दिखाता हूँ, मेरे चैनल में काफी कम ऐड आता है, एजुकेशन में ज्यादा ऐड आता है। मैं ऐसे कोई भी ऐड नहीं चलाता हूँ, ये मेरा पैशन है। लाइक चैनल में बहुत सारे चैनल आप देख रहे हैं, क्या क्या दिखा रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे चैनल में ऐसा भी कोई नेगेटिव या ऐसा भी कोई चीज नहीं दिखाया जाता है जिसका नेगेटिव इफेक्ट समाज में आए। तो ये हमें बहुत ध्यान देता हूँ, और किसी का भी ऐड करता हूँ तो अगर उससे किसी युवा पीढ़ी का बेनिफिट हो या हमारे सोसाइटी को बेनिफिट मिले, ऐसा ही ऐड में दिखाता हूँ। और इंफॉर्मेटिव सारा प्रोग्राम में करने का प्रयास करता हूँ कि युवा को कुछ इंफॉर्मेशन मिले और समाज में कुछ इफेक्ट हो और कुछ अच्छा चीज हो। इसी पे हम लोग का ग्लोब टीवी का सारा ध्यान है, और आगे जाके भी प्रयास यही रहेगा कि झारखंड में वी आर द ओनली चैनल जितने पास स्टूडियो है, हम लोग इस सारा प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा करूँ ताकि हमारे समाज को थोड़ा सा लाइक, इसीलिए मैं आप लोग को इनवाइट करता हूँ, सभी ऐसे व्यक्ति को मैं अपने शो में बुलाता हूँ कि जिससे कुछ पॉजिटिव सब्जेक्ट क्रिएट हो, पॉजिटिव इफेक्ट हमारे ऑडियंस को मिले और समाज में कुछ डेवलपमेंट हो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर ये चीज़, और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। जी। जैसे मैम अपने व्यूज़ बता पा रही हैं, तो बहुत लोग को मतलब ये चीज़ जो देख रहे होंगे, अगर वो चीज़ समझ पाएँ कि जमशेदपुर में ऐसा हम लोग शुरू कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम लोग कनेक्ट कर पाएँ, और कुछ लोगों के लाइफ में भी अगर बदलाव ले पाएँ सर, हम लोग बहुत हमारा मिशन जो है, हमारा कॉज पूरा हो जाएगा। वही चीज सर मोटिवेट। मैडम, आपसे पूछना चाहिए कि आज हमारे शो में आके, ग्लोब टीवी झारखंड में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर मैं बता नहीं सकती मैं कितना उत्साहित हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं पहली बार किसी चैनल में आके बोल रही हूँ, एंड मेरे को नहीं पता कितने लोग मेरे बातों से प्रभावित होंगे भी या नहीं, बट ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है यहाँ पे बोलने के लिए, आई एम थैंकफुल टू अनुज सर, आई एम थैंकफुल टू अनूप सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं यही आशा करती हूँ कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छा उपयोग किया है, इतना ही बोल सकती हूँ। और फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरे को आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है। इट्स आवर प्लेजर कि आप हमारे शो में आए। हम चाहते हैं कि ऐसे ही सभी व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप जैसे शिक्षक और भी जो भी सोशल वर्कर है, और जो हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं, हमारे ग्लोब टीवी हमेशा
वेलकम करते हैं हमारे शो में और हमारे चैनल में। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर समाज में कुछ बदलाव आए, कुछ उन्नति हो, तो हमें खुशी मिलेगा। हमारे प्रयास हमें सही है। और अनुज जी कुछ बोलना चाहिए और कुछ हमारे पॉइंट्स है? नहीं सर, यही बस दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि एक छोटा सा मुहिम हम लोगों ने स्टार्ट करा, एक छोटा सा मिशन है। अरूप सर, आई एम थैंकफुल टू अरूप सर जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया मुझे जैसे एक छोटे से मीडियोकर इंसान को अपनी बात रखने का चैनल में। और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कुछ कुछ इश्यूज मैं पेरेंट्स की तरफ से भी लाइक फेस करता हूँ, बच्चे मेरे पास लेकर आते हैं। तो मेरा एक एपिसोड मैं चाहता था कि डेडिकेटेड रहे पेरेंट्स को लेकर। आई होप इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सर डिस्कस कराए, कुछ चीज़ें बाकी तो है। बाकी तो समाज में बदलाव की बहुत ज़रूरी है। सब मतलब हम दूसरों को देख के let us not compare ourselves या our kids to any other person's kids। आपका बच्चा स्पेशल है, आपका बच्चा जैसा भी है, like he has some special gift, उसे आप किसी और के साथ कंपेयर ना करें। जी जी। बहुत टाइम होता है कि हम जब बच्चों का कंपैरिजन कर देते हैं, देखो यार वो 90% ले आया, तुम क्यों नहीं ला पा रहा है। तो ये बच्चों का कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो वो बच्चों को ही मेंटली साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर देता है बहुत ज़्यादा। तो कंपेयर ना करें। हाँ बिल्कुल, आप उसको बोलिए इंस्पिरेशन लेने के लिए उनसे कि देखो यार वो ऐसा लड़का 90% ला सकता है, तुम भी ला सकते हो, या वो आज इस मुकाम तक पहुंच गया तुम भी कर सकते हो। जी राइट। अगर सचिन ने क्रिकेट में बहुत नाम कमाया है, अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है तो आप बिल्कुल आप उसको इंस्पिरेशन मान के आप खेलना स्टार्ट करिए। एकदम। तो यही मैं बताना चाहूँगा सर। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप हमारे कमेंट्स जोन में जाके जरूर कमेंट्स कीजिए। और ऐसे कोई भी प्रश्न आपके मन में हो हमें जरूर लिख के बताइए, हम उस विषय में भी डिस्कस करेंगे। और कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, अगर आपके बच्चे में कुछ सुधार आप लाना चाहते हैं, हमारे दिए गए फोन नंबर में आप जरूर संपर्क करें। हमारे टीचर हैं और इस चीज को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किसी भी विषय में, अगर पढ़ाई में हो, कोई भी चीज में अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं, हमारे सर से कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे कमेंट्स जोन में जाके कमेंट्स कीजिए, हमारे फोन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको जरूर हम सहायता करेंगे। और इसी के साथ आज इजाजत लेते हैं, फिर हाजिर होंगे कुछ नए विषय को लेके आपके सामने। तब तक ले इजाजत दीजिए। देखते रहिए ग्लोब टीवी झारखंड। लाइव कमेंट करना ना भूलें और जितने से हो सके शेयर कीजिए, सभी को लाभ मिले। नमस्कार, नमस्कार, शुभ रात्रि।